सो कंसीडर दिस इज अ सिलेंडर जिसके अंदर गैस भरी हुई है और ये मास लेस एंड फ्रिक्शन लेस एक पिस्टन हमने इस पे लगा दिया है, ठीक है। और अभी जो इनिशियल वॉल्यूम आपको दिख रहा है ना, ये V नॉट के बराबर इसका इनिशियल वॉल्यूम है एंड टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो गैस का जो सराउंडिंग का जो प्रेशर है वो भी P नॉट है अभी ऊपर से, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P नॉट मतलब दिस इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसके अंदर जो सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी हुई है इसका प्रेशर भी कितना है, P नॉट है अभी। दिस इज आल्सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, और अभी ये जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है दिस वॉल्यूम इज V नॉट, है ना। ये अभी जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है ये अभी V नॉट है इसका, इतना जो वॉल्यूम है। ये अभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है पिस्टन। अगर मैं यहां से इसको हीट सप्लाई करता हूं क्या होगा बताओ जरा। हीट सप्लाई करोगे क्या होगा, नीचे से आप हीट, प्रेशर क्या बेटा, प्रेशर इंक्रीज। हाँ टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा ना, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सपांड होगा, पिस्टन ऊपर एक्सपांड जाएगा होगा, सर। ये ऊपर उठाएगा। यहाँ पे प्रेशर बढ़ा क्योंकि ये मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन है और यहाँ पे आपने कुछ नहीं लगाया है, तो ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ उठना चालू करेगी। ये पिस्टन, दिस पिस्टन इज मूविंग अपवर्ड। कब तक ऊपर उठते जाएगी बताओ जरा, कब तक ऊपर उठते जाएगी ये पिस्टन, हाँ उठेगी ना ऊपर, तो ये और ऊपर उठेगी, और तब तक ऊपर उठेगी कि जब ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर फिर से बैलेंस ना हो जाए, है ना, क्योंकि ये फ्री है मूव होने के लिए। ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको नीचे दबा रहा है और नीचे से जो अंदर से जो गैस का प्रेशर है वो इसको ऊपर उठा रहा है। तो अभी क्या होगा, हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हीट सप्लाई करोगे तो इसका जो टेम्परेचर ये बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा, प्रेशर बढ़ने से इसमें ये एक्सपांड करेगी, एक्सपांड करेगी तो फिर प्रेशर रिड्यूस होगा एंड एक्सपांड करके फिर इस तरह से कंडीशन आएगी कि जो अंदर का प्रेशर है, अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर फिर से बराबर हो जाएगा। तो ये जो पिस्टन है इट इज एक्सपांडेड, और ये मान लो पिस्टन अब यहां से यहां तक आ जाती है एक्सपांड होके, ठीक है, ये इतना। तो जैसे ही एक्सपांड होके ऊपर आएगी प्रेशर फिर से, मान लो अब ये वाली कंडीशन में भी ये प्रेशर फिर से कितना हो जाएगा इसका, बाहर के प्रेशर के बराबर। कितना एक्सपांशन हो गया यहाँ पे, x, इसमें एक्सपांशन हो गया, ठीक है, ये इतना। और जो गैसेस का प्रेशर है ऊपर से कितना लग रहा है यहाँ पे, इट इज P नॉट, और नीचे से भी कितना लग रहा है यहाँ पे, इस पे P नॉट लग रहा है। तो फिर से प्रेशर बराबर हो जाएगा गैस का अंदर का। मतलब ये जो हीट सप्लाई कर रहे हो आप, ये किस पे कर रहे हो, दिस हीट सप्लाई इज एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि प्रेशर बराबर बना हुआ है। आप हीट दे रहे हो, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा ऊपर उठी फिर प्रेशर बराबर हो गया, और हीट दी फिर प्रेशर बढ़ा फिर ऊपर उठी फिर बराबर हो गया। तो वॉल्यूम बढ़ने से यहाँ पे प्रेशर मेंटेन है, टेम्परेचर ठीक है बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यहाँ पे दोनों चीजें हो रही हैं, बट प्रेशर बढ़ता फिर बराबर हो जाता, फिर बढ़ता फिर बराबर हो जाता। तो प्रेशर की वैल्यू को हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि प्रेशर रिमेन्स द कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये क्या है यहाँ पे, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। और हमने कल जो पढ़ा था ना कि जैसे ये ओपन कंटेनर है, ओपन कंटेनर में अगर मान लो यहाँ पे गैसेस भरी हुई है और हम यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर का प्रेशर कितना रहेगा गैस का, गैस का प्रेशर कितना रहेगा, आप हीट सप्लाई कर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, बट प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, आप हीट दोगे प्रेशर बढ़ेगा तो गैस बाहर निकल के भाग जाएगी, तो प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा लेकिन टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे बढ़ेगा। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे पिस्टन लगाने से आपने नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मोल को फिक्स कर दिया है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल क्या होते जाएंगे आपके, डिक्रीज होते जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स।
जबकि ये बंद सिस्टम हो गया। इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ मोल यहाँ पे कांस्टेंट है, एंड प्रेशर बढ़ के फिर से प्रेशर की वैल्यू भी आप इस पूरे टर्म को ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू भी कैसी रहेगी, प्रेशर इज अगेन कांस्टेंट, बट वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये सिस्टम और ये सिस्टम में बस एक फर्क ये है कि यहाँ पे इसका वॉल्यूम फिक्स है, प्रेशर यहाँ पर भी कांस्टेंट है, प्रेशर यहाँ भी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। आप हीट दे रहे हो, ये एक्सपांड कर रहा है, और अगर इससे हीट बाहर निकालो, टेम्परेचर कम करोगे तो ये नीचे दबता जाएगा, क्योंकि प्रेशर कम होगा तो ऊपर का प्रेशर इसको दबाएगा नीचे, फिर दबाते जाएगा, जब तक दबाएगा जब तक नीचे का प्रेशर और ऊपर का प्रेशर बैलेंस ना हो जाए। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप हीट दे रहे हैं तो इससे जो गैसेस हैं वो बाहर निकल के जाते जाएंगे, और तब तक जाते जाएंगे जब तक प्रेशर बराबर ना हो जाए। थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, भाई बढ़ेगा प्रेशर तो गैस क्या होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चली जाती है। तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो गैस बाहर निकल जाएगी, तब तक बाहर निकलेगी जब तक बाहर का प्रेशर और यहाँ पर का प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। बिल्कुल वैसी कहानी यहाँ पे है, आप हीट दे रहे हैं, प्रेशर बढ़ा, ये एक्सपांड हुआ, फिर कब तक बढ़ेगा, जब तक ऊपर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर फिर बराबर हो गया, फिर रुक गया वहां पे, फिर और हीट गई। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते जाएगी। तो आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि प्रेशर कांस्टेंट है, बिल्कुल। देखो आप हीट दे रहे हो, जैसे ही हीट दोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, रेंडमनेस बढ़ेगी, जो कोलिजन है वो बढ़ेंगे, प्रेशर बढ़ेगा, और वॉल्यूम, क्योंकि वहां पे जो पिस्टन है वो फ्री है मूव होने के लिए, और पिस्टन यहाँ पे फ्री है मूव होने के लिए, तो ये पिस्टन ऊपर उठते जाएगी। तो हीट देने पे ये पिस्टन ऊपर उठते जाएगी, इसलिए हम ये बोल दे रहे हैं यहाँ पे कि प्रेशर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखो, जो हीट दे रहे हो, ये हीट किस किस के काम में आ रही है, हीट दे रहे हो तो हीट किस किस के काम में आ रही है, यहाँ पे बताओ जरा थोड़ा सोच के, हीट किस किस काम में आ रही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, हेलो, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो हीट किस किस के काम में आ रही है, सराउंडिंग में। सराउंडिंग में काम में नहीं आ रही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ पे रेंडमनेस बढ़ रही है, रेंडमनेस बढ़ रही मतलब गैसेस की एनर्जी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, हेलो, गैसेस की जो एनर्जी है रेंडमनेस बढ़ रही मतलब Yes, sir. उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना। तो टेम्परेचर बढ़ने से, Yes, sir. टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो तो इसके कारण गैस की जो इंटरनल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ये भी बढ़ रही है। सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही मतलब इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ रही है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है यहाँ पे। ठीक है, और वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो यहाँ पे वर्क डन, वर्क डन भी हो रहा है, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन इक्वल्स टू, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, पी डेल्टा वी। क्यों होता पी डेल्टा वी, वर्क डन का फार्मूला, वर्क डन का फार्मूला पी डेल्टा वी पढ़े हो ना। प्रेशर तो कांस्टेंट भी कर दी हमने, वेरिएबल भी रहेगा तब भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट मैं बस अभी यहाँ पे लॉजिकली चीजें बता रहा हूँ। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, और डेल्टा वी जो चेंज इन वॉल्यूम है, ये चेंज इन वॉल्यूम आ गया यहाँ पे इतना, दिस इज डेल्टा वी, और ये डेल्टा वी किसके बराबर, a इंटू एक्स के, तो इट इज a इंटू एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। तो जो आपने हीट दी है वो किस किस के काम में आ गई, यहाँ पे वर्क कर रहा है, वर्क हो रहा है, और एनर्जी चेंज हो रही है गैस की अंदर की, है ना। तो फिर हम यहीं पर से मैं फर्स्ट लॉ की इक्वेशन लिख देता हूँ, लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन ये बन गई भाई आपकी, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये आ गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम पिस्टन को फिक्स कर दें और सिर्फ हीट दें तो वॉल्यूम कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये जो प्रोसेस होती ना, ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गई। फिर आपकी वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो आप और हीट सप्लाई कर रहे हो। अगर किसी प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट आपने रख दिया तो वो कौन सी प्रोसेस हो जाती है, आइसोकोरिक। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सी प्रोसेस हो गई, आइसोथर्मल।
अगर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, इसके अंदर की हीट बाहर नहीं निकल पा रही और बाहर की जो हीट है अंदर नहीं जा पा रही, कौन सी प्रोसेस हो गई? एडियाबेटिक प्रोसेस हो गई। तो जो हीट सप्लाई है वो किस तरह की प्रोसेस में दे रहे हो? कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई। तो यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका यहाँ पे। फिर इसमें जो कैलकुलेशंस आप करेंगे आगे भी, PV इक्वल्स टू nRT की अगर मैं बात करूं, कल भी हमने डिस्कशन किया था, PV इक्वल्स टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। पूरे चैप्टर में अब यहाँ पे यही कहानी चलने वाली है आपकी, थर्मोडायनेमिक्स में और केटीजी में यही कहानी चल रही है आपकी जी। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं, नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट कर दूं, मतलब प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम आपने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, नंबर ऑफ मोल आपने कांस्टेंट कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ गए? कौन सा लॉ है ये? प्रेशर लॉ बोलते ना, गेल लुसेक लॉ बोलते हैं ना आप, तो इसको आप नॉर्मली बोल दो भाई ये प्रेशर लॉ हो गया। अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम सॉरी प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, वॉल्यूम को वेरी कर दूं टेम्परेचर के साथ में, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। कौन सा लॉ बन गया आपके? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। लॉ बन गया। अगर मैं टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दूं, नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट कर दूं, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट कर दें हम, कौन सा लॉ बन गया आपका? ये बॉयल्स लॉ बन गया। और मैं यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, V इज प्रोपोर्शनल टू N, नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ एटम, कौन सा लॉ बन गया आपका? एवोगैड्रो लॉ। और इन सबको आप मिला दो, इन सभी को आप मिला दो, कौन सी इक्वेशन बन जाती है आपकी? आइडियल गैस इक्वेशन बन जाती है। सभी लोगों को आप मिला दो, इकट्ठा कर दो, आइडियल गैस इक्वेशन बन गई। तो पहले ये बने थे, उसके बाद ये आइडियल गैस इक्वेशन बनी। पहले अलग अलग ला है, पहले बॉयल्स ला आ गया, चार्ल्स ला आ गया, प्रेशर लॉ आ गया, एवोगैड्रो लॉ आ गया, और सबको मिला दिए तो आइडियल गैस इक्वेशन बना दी। समझ गए? तो अब इस चैप्टर में हमारी जो स्टडी होने वाली है वो इन्हीं सबके आसपास घूमने वाली है। ठीक है कि भाई हीट सप्लाई आप कैसे कर रहे हो, इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे है, वर्क डन का कैलकुलेशन कैसे है, प्रेशर का कैलकुलेशन कैसे है, और ये जो डिफरेंट लॉ हमने पढ़े इनको कैसे यूज करना है। ठीक है, समझ गया कि नहीं? तो इस पूरे चैप्टर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, थर्मोडायनेमिक्स में ये सब कहानी चलने वाली है आपकी। अभी ये जो पिस्टन की वर्किंग है, एक मैं यहाँ पे वॉल्व दे देता हूँ, एक बॉल जैसे ये आया, आपने यहाँ से हीट दिए, ये एक्सपांड हुआ, ये पिस्टन ऊपर गई, बॉल से गैस बाहर निकल गई, प्रेशर कम हुआ, वापस से पिस्टन नीचे आ गई, फिर यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट हुआ, फिर हीट दिए, फिर ऊपर उठेगा। और ये प्रोसेस मान लो बार बार होने लगे, और इसको किससे अटैच कर दो आप? एक व्हील से अटैच कर दो इस तरह से, क्या होने लगेगा? ये व्हील रोटेट होने लगेगा। तो आपने हीट को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर दी? यहाँ पे वर्क में कन्वर्ट कर दी मशीन के थ्रू। यही बन जाता है आपका इंजन, बन जाता है यहाँ पे। देखो फिजिक्स में मैंने इंजन बना दिया, अब बाकी फिर तुम लोगों का काम है इंजीनियरिंग में, फिर आप डिजाइन कैसे बना रहे हो, किस तरह से बना रहे हो, वो अलग मैटर हो गया। पर पिस्टन ऊपर नीचे अगर बार बार कर सकते हैं हम, तो उसको आप रोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो अप एंड डाउन लीनियर मोशन है, उसको आप किस में कन्वर्ट कर दो? रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर दो। तो आप ये पहिया अगर यहाँ रोटेट होने लगा, तो आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ इंजन। तो ये सारी कहानी अब इसी में चलने वाली है आपकी। ठीक है, मतलब अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि गैस का प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करें। तो इंडिविजुअली अभी हम वन वन हर एक चीज को हम अब कैलकुलेट करते चलेंगे। बट ये समझ लो कि अब ये सब कुछ पूरा लिंक आ गया आपका कि भाई हीट सप्लाई का कैलकुलेशन, अभी हमने कैलोरीमेट्री में हीट का कैलकुलेशन किए थे, लेकिन वो हमने लिक्विड और सॉलिड के लिए किए थे। गैसेस के लिए जो हीट सप्लाई है वो ऑफ कोर्स लिक्विड और सॉलिड के जैसी तो नहीं होगी, थोड़े से फार्मूले में चेंजेस हमको करने पड़ेंगे, है ना? कि भाई गैस में आप हीट दे रहे हो तो वो किस तरह से दे रहे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रहे हो कि कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हो, किस तरह से दे रहे हो, इनकी स्पेसिफिक हीट कैसी है, मतलब सीपी और सीवी के बारे में बात करेंगे। फिर प्रेशर का कैलकुलेशन, ये प्रेशर क्यों अराइज होता है, वॉल्यूम की तो बात हो गई कि भाई गैस का वॉल्यूम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन भी कल अपन ने देख लिए थे, टेम्परेचर कैसे रिलेट होते हैं, टेम्परेचर का कैलकुलेशन भी हो गया। अभी अब गैसेस का जो प्रेशर होता है ना, ये कैलकुलेट करना बचा। और फ्लूइड मैकेनिक्स में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है कि जैसे ये लिक्विड है कोई, है ना,
ये लिक्विड है, यहाँ पे कोई दो पॉइंट है P1 और P2 और ये हाइट h है, तो ये जो प्रेशर की रिलेशन है P2 इज इक्वल टू P1 प्लस h रो जी, ये लिक्विड के लिए ऑलरेडी पढ़ा है। तो अब प्रेशर का कैलकुलेशन गैसेस के लिए ऐसा तो नहीं हो सकता, ये आपस में आपने रिलेट कर दिए, लेकिन प्रेशर का जो कैलकुलेशन है मैथमेटिकल कैलकुलेशन न्यूटन लॉ लगा के अब हमें कैलकुलेट करना है कि गैसेस का प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करें, कैसे गैस का प्रेशर हम लिखें। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला जो चैप्टर चल रहा हमारा, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में प्रेशर का कैलकुलेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस सीपी सीवी, गैस की इंटरनल एनर्जी, ये सारे डिस्कशन अब इसमें आने वाले हैं। और फिर इसके बाद आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स, तो दोनों लिंक चैप्टर होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स मतलब इस इक्वेशन के बारे में पूरा आगे का डिस्कशन आ जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स में इंजन का डिस्कशन आ जाएगा। तो ये जो चैप्टर है ना अब हमारा केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये साइमल्टेनियसली चलेंगे मतलब ऐसे। तो अब हम किसके कैलकुलेशन पे आने वाले हैं यहाँ पे, अब प्रेशर के कैलकुलेशन पे आने वाले कि भाई प्रेशर का कैलकुलेशन कैसे करें। ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। बट ये लिखने के काम का नहीं है, बस ये समझने के लिए था। अब आगे का जो पेज आ रहा है ना, इसमें अब हम प्रेशर के कैलकुलेशन पे आ रहे हैं। सर हाँ बोलो। सर वॉल्यूम ये दोनों डायग्राम में कांस्टेंट है ना? नहीं, पहले वाले ना पिस्टन वाले में वॉल्यूम कहाँ कांस्टेंट, आप हीट दे रहे हो, पिस्टन ऊपर मूव कर रही, तो वॉल्यूम कहाँ कांस्टेंट। दूसरे वाले में ओपन सिस्टम है, वो आप हीट सप्लाई कर रहे हो, वॉल्यूम उतना ही है गैस का। ठीक है, उसमें सेकंड वाले डायग्राम में क्या कांस्टेंट नहीं है, नंबर ऑफ मोल। आप हीट दे रहे हो, प्रेशर कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल वहां से निकल के बाहर भाग जाएंगे, तब तो प्रेशर बैलेंस रहेगा ना। ठीक है, अब आते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर पे। Now this is page number 2, calculation of pressure of gas. Page number 2, calculation of pressure of gas. Calculation of pressure of ideal gas. ये मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर गैस के एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। कुछ अमाउंट ले लेते हैं हम यहाँ पे, ये गैस ले ली हमने, आइडियल गैस ले ली है यहाँ पे, दिस इज आइडियल गैस। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर में लिख दूं, सपोज इस कंटेनर के अंदर n is number of atoms, small m mass of one atom, ठीक है, कैपिटल M स्मॉल m into n total mass of gas, total mass of gas, फिर V is वॉल्यूम ऑफ गैस, और कंटेनर, जिस कंटेनर में हमने उसको रखा उसका वॉल्यूम, जिसको आप वॉल्यूम ऑफ गैस बोलते हो, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बोलते हो, एक ही बात है। तो व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस कितनी आएगी यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ गैस इज रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, और इसके अंदर n एटम्स हैं, तो आप नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हो, इट इज n डिवाइडेड बाय Na, एंड m नॉट इज हियर मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो ये कुछ टर्म्स हो गए, मतलब यहाँ पे मैं लिख दूं
कि भाई गैस का प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, नंबर ऑफ मोल N, डेंसिटी रो, और गैस का जो मास है वो m है एंड मॉलिक्यूलर मास m0, ये सारे पैरामीटर्स हैं यहाँ पे गैस के लिए। तो गैस का प्रेशर कैसे आता है, प्रेशर क्यों एक्सर्ट करते हैं गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल? तो गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल प्रेशर इसलिए एक्सर्ट करते हैं, ये मॉलिक्यूल मान लो दीवार से टकराया, कंटेनर की दीवार से, जिस वेसल में आपने गैस रखे हुए वो उससे टकराया, कोलाइड हुआ, कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद ये जो एटम या मॉलिक्यूल है ये मान लो इस साइड पे आ गया, तो इसके कारण क्या आ रहा है यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू कोलिजन, कोलिजन के कारण, कोलिजन विथ कंटेनर, change in momentum due to collision with container, change in momentum of atom due to collision with container। तो मोमेंटम में चेंज हुआ, और मोमेंटम में चेंज हो रहा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आप किसके बराबर लिखते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है भाई, इट इज डेल्टा पी, एंड सो देयरफॉर फोर्स का कैलकुलेशन किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और फिर प्रेशर का कैलकुलेशन हो जाएगा आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर। तो गैस का प्रेशर क्यों आ रहा है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं गैस के, एटम्स हैं या मॉलिक्यूल, ये कंटिन्यूअसली कंटेनर से टकरा रहा है इधर उधर, इनके रैंडम कोलिजन हो रहा है, दीवारों से टकरा रहे हैं, कोलिजन होने के कारण इनके मोमेंटम में चेंज आ रहा है, मोमेंटम में चेंज हो रहा है इसलिए हमने लिख दिया कि फोर्स क्रिएट हो रहा है। और प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम प्रेशर क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, प्रेशर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम सिंगल पार्टिकल को डील नहीं कर रहे हैं, या दो पार्टिकल को डील नहीं कर रहे हैं, तीन को नहीं डील कर रहे हैं, हम यहाँ पे लाखों करोड़ों पार्टिकल को डील कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेशर की कॉन्सेप्ट ले आए। तो अब आगे से आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रेशर होता गैस का कंटेनर के अंदर, गैस का प्रेशर का जो फार्मूला है, प्रेशर विल बी गिवन बाय 1/3 into mass of gas upon volume of gas into VRMS square, या it is 1/3 rho into VRMS square। So this is the formula of pressure of gas। मैं अभी डिराइव करके बता रहा हूँ इस फार्मूले का ये डेरिवेशन कैसे आता है। तो सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे है। अब यहाँ पे एक टर्म और बचा है जो एक्सप्लेन करने का, दैट इज VRMS। इट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। वैसे तो आप इस रूट मीन स्क्वायर स्पीड को ऐसे कैलकुलेट करोगे, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। बट हम अब इस तरह से कैलकुलेशन नहीं कर सकते, अलग अलग एटम को हम नहीं देख सकते, तो इस तरह का कैलकुलेशन इरेलेवेंट है। आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड के लिए कुछ और टर्म से रिलेट करना पड़ेगा, तो वो कैलकुलेशन यहीं से आएगा। तो प्रेशर इज रिलेटेड विद द रैंडम स्पीड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, क्योंकि ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड मतलब रैंडम स्पीड, आप एक प्रकार से समझ लो। तो जो प्रेशर आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, यहाँ पे इनकी रैंडम स्पीड के कारण आ रहा है। समझ गए? गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल का जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना, वो रैंडम स्पीड के कारण आ रहा है। और कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, गैस की डेंसिटी पे। भाई यहाँ पे कंटेनर के अंदर गैस की डेंसिटी कितनी है, कल हमने पूरा डिस्कशन किए थे इस पे, है ना? समझ गए कि नहीं? डेंसिटी कितनी, मास कितना, वॉल्यूम कितना, इन फैक्टर पे भी प्रेशर डिपेंड कर रहा है। हेलो, अरे समझ गए? यस सर। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। कोई आप इस इक्वेशन से क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते, रूट मीन स्क्वायर स्पीड आप इससे नहीं बता सकते। तो प्रेशर की इक्वेशन ये है, ठीक है। आई कैसे अब मैं डिफाइन कर दूंगा, प्रेशर क्यों अराइज हो रहा है उसका रीजन आ गया। लेकिन अगर आपको गैस का प्रेशर यहाँ पे निकालना है ना, तो आप इस इक्वेशन से आपको आरएमएस स्पीड चाहिए, जो कि एक डिफिकल्ट टास्क है, आरएमएस स्पीड कैलकुलेट करना।
आसान नहीं है ना, तो आपको आरएमएस स्पीड को दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। तो गैस का प्रेशर क्यों आता है, तो उसका रीजन ये है कि जो गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल हैं कंटेनर से टकराते हैं, उनके मोमेंटम में चेंज होता है, फोर्स क्रिएट होता है, फोर्स क्रिएट होने से प्रेशर क्रिएट होता है। तो प्रेशर आप एक प्रकार से ये बोल सकते हो कि गैस का जो प्रेशर है किसी कंटेनर के अंदर, ये इन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी और उनकी रैंडमनेस, उनकी जो रैंडम स्पीड है वो किस तरह से, इन फैक्टर पे ये डिपेंड कर रहा है। ये इस इक्वेशन का मतलब है, यहाँ पे ये इक्वेशन ये कहना चाह रही है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमने तो ये भी पढ़ा ना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, इसका क्या मतलब हुआ फिर? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो अगर मैं प्रेशर की इक्वेशन लिखूं तो प्रेशर विल बी एन आर टी डिवाइडेड बाय वी। तो सही, आप प्रेशर को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि आरएमएस स्पीड आपको नहीं पता। आप प्रेशर यहाँ पे कंटेनर में कितना गैस का प्रेशर है तो आप एन आर टी डिवाइडेड बाय वी करके ही निकालोगे। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? इस कंटेनर के अंदर गैस का कितना प्रेशर है तो आप एन आर टी डिवाइडेड बाय वी कर दो, आइडियल गैस इक्वेशन लगा दो। आइडियल गैस ही हमने बोले यहाँ पे, तो आपको करना ये प्रेशर निकालने के, आप ये नहीं कर सकते। लेकिन क्यों अराइज हो रहा है तो उसका रीजन ये है, प्रेशर क्यों अराइज हो रहा है उसका रीजन ये है। लेकिन आप यहाँ से प्रेशर का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, प्रेशर का कैलकुलेशन आपको यहीं से करना पड़ेगा। प्रेशर क्यों अराइज हो रहा है, कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, तो उसकी कहानी ये है। और यहाँ से फिर आप इनकी रैंडम स्पीड के बारे में कैलकुलेशन कर सकते हो, और फिर आप इनकी एनर्जी के बारे में बता सकते हो कि गैस की यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कितनी है। एनर्जी निकालने के लिए आपको आरएमएस स्पीड निकालनी पड़ेगी, उसके बगैर आप यहाँ पे गैस की एनर्जी के बारे में नहीं बता सकते कि गैस की एनर्जी कितनी है। तो ये सब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड क्वांटिटी होगी। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। तो आपको अगर प्रेशर निकालना है तो आपको यही लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप आरएमएस स्पीड नहीं निकाल सकते ना। लेकिन अगर आपको गैस की एनर्जी निकालनी है तो बिना आरएमएस स्पीड निकाले आप गैस की एनर्जी नहीं बता सकते। हाँ, आरएमएस स्पीड को आप रिलेट कर दोगे प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म पे आप लिख दोगे, तो फिर हम बताएंगे कि कैसे लिखते हैं। बट बिना रैंडम स्पीड के बारे में जाने हम इसकी एनर्जी के बारे में नहीं बता सकते। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो यस अब सर। ये फार्मूले का डेरिवेशन कि भाई प्रेशर क्यों अराइज हो रहा है और प्रेशर की का जो फार्मूला ये क्यों बन रहा है, तो उसका हम डेरिवेशन देखते हैं। तो क्यों बन रहा है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल ड्यू टू कोलिजन विद द कंटेनर के कारण क्या होगा, मोमेंटम में चेंज होगा, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ लग गया, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज इक्वल्स टू प्रेशर। इसलिए हम यहाँ पे प्रेशर पढ़ रहे हैं गैस के बारे में, क्योंकि हम फोर्स इसलिए नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि कल हमने देखा था एक छोटे से कंटेनर में कितने लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल होते हैं, 10 टू द पावर 22 के समथिंग आते हैं, है ना? कितना लार्ज अमाउंट है, तब उतने सारे एटम्स को देखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे बल्क प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं कि भाई इकट्ठा पूरा वॉल्यूम देख लिया अपन ने, पूरे का प्रेशर हमने देख लिए, तो अब ये बल्क प्रॉपर्टी है। जबकि इसके पहले जो मैकेनिक्स हमने पढ़े थे वहां पे बल्क प्रॉपर्टी नहीं थी, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, एक बॉडी, दो बॉडी के बारे में पूरा डिस्कशन चल रहा था। स्क्रीनशॉट लो, मिटा रहा हूं मैं। अब ये फार्मूले का डेरिवेशन पे आते हैं। सर वो चेंज ऑफ मोमेंटम का सिंबल क्या है, डेल्टा क्या है वो? डेल्टा पी, डेल्टा पी, डेल्टा स्मॉल पी, क्योंकि अभी प्रेशर के लिए भी पी लिखना है और मोमेंटम के लिए भी पी लिखना है, तो एक को मैंने स्मॉल पी लिख दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। सर ये बल्क प्रॉपर्टी है ना? हाँ, ये बल्क प्रॉपर्टी है ना ये सब। जैसे डेंसिटी भी बल्क प्रॉपर्टी। अभी हम मास का काम क्यों नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे डेंसिटी क्यों पढ़ेंगे? मास की अगर बात करेंगे तो भाई उतना वो नहीं है, लेकिन डेंसिटी अगर हम बोल रहे हैं पूरा ओवरऑल हम देख रहे हैं यहाँ पे, है ना? डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर वाला टर्म हो गया, प्रेशर वाला टर्म हो गया, ये सब बल्क प्रॉपर्टी आ गई। मास उतना वो नहीं। जैसे हम इस रूम पे है, मान लो मैं इस रूम से लेक्चर ले रहा हूँ, यहाँ पे गैस का कितना मास है, ये बोलना सही है कि डेंसिटी बोलना ज्यादा सही है? डेंसिटी ज्यादा सही है ना। जैसे पानी, अगर हम नदी के पानी की बात करें तो नदी के पानी का कितना मास है, तो ये नहीं,
डेंसिटी कितनी है, ये बोलना ज्यादा सही होता है। इसलिए तो ये इनकी जरूरत पड़ी कि भाई आप चीजों को प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर सको। हाँ, भली डेंसिटी में मास अपॉन वॉल्यूम आता है, तो यूनिट वॉल्यूम मतलब स्मॉल पोर्शन, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, डेंसिटी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं हम फार्मूला डेरिवेशन पे आते हैं। ध्यान से समझना, फार्मूला डेरिवेशन भी ध्यान से समझना है ना। मेंस एडवांस में डेरिवेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके सीधे सीधे बन जाते हैं कि कैसे डिराइव कर रहे हैं इक्वेशंस को। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिए? हेलो, दिस इज पेज नंबर 3 अब। हाँ, पेज नंबर 3। अच्छा, ये फार्मूला डेरिवेशन के पहले ना चेंज इन मोमेंटम आप देख लो एक बार। मान लो यहां पर एक वर्टिकल वॉल है सी, ठीक है, और इस पे ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और एक आ जाएगा आपका जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन मतलब समझ गए कैसे बनेगा ये, एक्स वाई जेड। तो जो दीवार है ना वो वाई जेड प्लेन पे है। दीवार का जो प्लेन है ये कौन सा प्लेन हो गया आपका, वाई जेड प्लेन हो गया दीवार का। और मान लो यहाँ पे कोई गैस का एटम या मॉलिक्यूल है जिसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है, ये इससे जाके टकराएगा, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगा, तो जितनी वेलोसिटी से टकराएगा उतनी ही वेलोसिटी से रिफ्लेक्ट, उतनी ही स्पीड से रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि कोलिजन कैसा यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है। सो दिस इज इलास्टिक कोलिजन, ये इलास्टिक कोलिजन है यहाँ पे। तो ये एंगल भी थीटा रहेगा, ये एंगल भी थीटा रहेगा यहाँ पे भी, बराबर है। तो अगर मैं वेलोसिटी को कंपोनेंट वाइज लिखूं यहाँ पे, वेलोसिटी को तीनों कंपोनेंट में हम लिख दें, इनिशियल वेलोसिटी मतलब कोलिजन के पहले की, और ये फाइनल वेलोसिटी। सो इट इज v x I कैप प्लस v y j कैप प्लस v z k कैप, एंड फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर आएगी यहाँ? फाइनल वेलोसिटी कौन सा कंपोनेंट चेंज होता है, टेंजेंशियल या नॉर्मल? अगर सिर्फ आप 2 डायमेंशन को देखोगे, यहाँ पे ये तो 3 डायमेंशन में हो गया, अगर आप सिर्फ 2 डायमेंशन में देखो, हमने पढ़ा है कि अगर कोलिजन इलास्टिक है तो ये एंगल भी थीटा है, और ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर पे आ गया मॉलिक्यूल, है ना। तो कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, कौन सा कंपोनेंट बताओ जल्दी से? ये x है और ये y है, कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, बताओ भाई, x कंपोनेंट की y कंपोनेंट? अरे इसको रिजॉल्व करेगा तू तो ये हो जाएगा तुम्हारा v sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया तुम्हारा, v cos थीटा। जब ये वाले को तुम रिजॉल्व कर रहे हो तो इधर पे वापस से v sin थीटा दिख रहा है, ठीक है, ये नीचे के डायरेक्शन पे, दिस इज v sin थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है इधर का कौन सा बन गया तुम्हारा, v cos थीटा। कौन सा चेंज हुआ, v sin थीटा अभी भी नीचे और अभी भी नीचे, लेकिन अभी v cos थीटा अंदर की तरफ है, अब इधर हो गया बाहर की तरफ, ऐसा। अभी ऐसा v cos थीटा, वैसा हो गया v cos थीटा। कौन सा चेंज हुआ? हाँ, y डायरेक्शन सर, डायरेक्शन ये ना बेटा, ये v sin थीटा का जो कंपोनेंट x सर, एक्स तो ये ना, कंपोनेंट। अगर मैं चेंज की बात करूं वेलोसिटी के कंपोनेंट में, डेल्टा vx और डेल्टा vy, देख डेल्टा vy में फाइनल वैल्यू भी कितनी है, v sin थीटा, और इनिशियल वैल्यू भी कितनी है, v sin थीटा है। अगर मैं डायरेक्शन ले लूं कि चलो ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है और इधर पे राइट साइड का डायरेक्शन आपका पॉजिटिव है, तो v sin थीटा माइनस v sin थीटा, एंड अगेन इट इज माइनस v sin थीटा। तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, है ना, वापस जीरो आ गया आंसर। v cos थीटा देखो, डेल्टा vx
फाइनल वेलोसिटी ये नेगेटिव डायरेक्शन पे, इट इज माइनस v cos थीटा, एंड माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी कैसी पॉजिटिव डायरेक्शन पे, इट इज प्लस v cos थीटा, सो द वैल्यू इज माइनस 2v cos थीटा। कौन सी वेलोसिटी चेंज हो रही है, x डायरेक्शन वाली कि y डायरेक्शन वाली? x डायरेक्शन वाली। नॉर्मल कंपोनेंट उसका चेंज हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल चेंज। ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ये चेंज नहीं हो रहा है, नॉर्मल कंपोनेंट चेंज हो रहा है। और वैसे भी नॉर्मल कंपोनेंट चेंज इसलिए हो रहा है कि आप देख सकते हो यहाँ पे जब कोलिजन हो रहा है मॉलिक्यूल का दीवार के साथ में, तो जो फोर्स लग रहा है वो कौन से डायरेक्शन पे लग रहा है, जब कोलिजन आ रहा है ड्यूरिंग द इम्पैक्ट, तो जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऑन एटम बाय वॉल, एंड दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन वॉल बाय एटम। फोर्स कैसा लग रहा है आपका, बताओ जरा यहाँ पे। जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है ना, वो तो ऐसा लग रहा है ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स टेंजेंशियल नहीं लग रहा है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा नहीं, उस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा नहीं। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ये, इसलिए सिर्फ इसी डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज होगा, आप ऐसा भी समझ लो। तो इनिशियल वेलोसिटीज vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, एंड फाइनल वेलोसिटी, अगर ये मान लो गैस का एटम यहाँ पे जाके टकरा रहा है, तो कौन सा कंपोनेंट रिवर्स हो रहा है, इट इज माइनस vx i कैप, vy j कैप ऐसा ही रहेगा, एंड vz k कैप बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। तो इनिशियल वेलोसिटीज प्लस vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी माइनस vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? हाँ या ना? सर एक बार सर फिर से समझाना सर, वो नेटवर्क इश्यू आ रहा क्या बेटा? है। सर एक बार फिर से समझाना तो। ठीक है, देख मैंने ये बोला है कि जब भी कोई एटम या मॉलिक्यूल या बॉल, ठीक है, एटम मॉलिक्यूल या बॉल ठीक है, देखो अभी जब भी कोई एटम मॉलिक्यूल या बॉल किसी दीवार से कोलाइड होता है, तो उसकी वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट चेंज होता है। देख अगर ये बॉल है, ये जाल के सीधे गई और सीधे रिफ्लेक्ट होके आई, व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, माइनस 2v या प्लस 2v आप बोल सकते हो, आया ना? हेलो, तो फिर से बताओ। यस सर। ठीक है, रुक जा, दोबारा देख, मैं फिर से मिटा के बताता हूँ। ये हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम में पढ़े थे, दोबारा फिर से वही कहानी बतानी पड़ रही है। दोबारा देखो, वन बाई वन देखते हैं। अभी पहले कंपोनेंट मत ले, पहले सीधा सीधा ले ले। ये दीवार है, बॉल यहाँ पे जा रही, बॉल का मास m है, वेलोसिटी u है, बॉल गई इससे और कोलाइड होके उसी पाथ से वापिस आएगी। मैंने पाथ बदल दिया है चीजों को समझाने के लिए। तो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम हियर, बताओ जरा। पाथ वही है ना, तो चेंज इन मोमेंटम इज m इंटू v माइनस m इंटू यू। और अगर मैं राइट साइड का डायरेक्शन पॉजिटिव ले लूं, तो m इंटू v की वैल्यू भी u है, तो इट इज माइनस u, m इंटू प्लस u, एंड आंसर इज माइनस 2mu। समझ गए? हेलो, यस सर। समझ गए कि नहीं? यस सर। ओके, दूसरा डायग्राम ये वाला देखो अभी। तो ये चेंज इन मोमेंटम हो गया एक बॉल का। दूसरा डायग्राम आप ऐसा देख लो, इसमें अब हम कंपोनेंट लेके कर लेते हैं। ये हो गया u, एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा है, मास m है ना, और ये फाइनल स्पीड भी u के बराबर है। इलास्टिक कोलिजन है तो स्पीड सेम ही रहेगी, यहाँ पे फाइनल स्पीड भी इतनी है। तो अब इसमें ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा तुम्हारा u sin थीटा, और इधर का कितना हो जाएगा
u cos थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अगर आप लिखोगे तो इट इज u cos थीटा i कैप और ये माइनस u sin थीटा j कैप। और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर अगर आप लिख रहे हो तो ये इधर पे आ जाएगा भाई आपका, इट इज u cos थीटा इस साइड पे और ये हो जाएगा तुम्हारा u sin थीटा नीचे की तरफ। तो जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है इट इज माइनस u cos थीटा i कैप और अगेन इट इज माइनस u sin थीटा j कैप। समझ गए कि नहीं? वेलोसिटी समझ गए इसकी? यस सर। तो अभी अगर मास इतना है तो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। देख लो अभी m इनटू फाइनल वेलोसिटी में भी माइनस u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप and minus of m and it is u cos theta I cap and minus u sin theta j cap। इसको सॉल्व करोगे ना तो कौन सा वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा? देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई करना तो पूरा सॉल्व करने पे आंसर आएगा माइनस 2mu cos थीटा I कैप, क्योंकि ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है वो सिर्फ कौन से डायरेक्शन पे आ रहा है आपका? ये वाले डायरेक्शन पे, हाँ या ना? हेलो, यस सर। ठीक है, इसको तो कंपोनेंट में लिख दे। कंपोनेंट में लिख देगा तो इसको क्या लिख देगा? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। और जब ये रिबाउंड हो रहा है मॉलिक्यूल तो यहाँ पे क्या लिखेगा? इट इज माइनस वी एक्स आई कैप एंड प्लस वी वाई जे कैप। तो चेंज कौन से डायरेक्शन पे हो रहा है? एक्स कंपोनेंट पे। मतलब जो गैस का एटम या मॉलिक्यूल है उस पे जो फोर्स लगेगा वो हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन पे लग रहा है ना, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इलास्टिक कोलिजन है। तो ये फोर्स है यहाँ पे, दिस इज फोर्स ऑन एटम बाय वॉल एंड दिस इज फोर्स ऑन वॉल बाय एटम। तो फोर्स अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लग रहा है तो जो चेंज है मोमेंटम में वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे आएगा। जिसको सीधा सीधा तुम ये लिख दो 2m इंटू वी एक्स, ठीक है, आई कैप लिखने की अभी जरूरत नहीं है। तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो सिर्फ कौन से डायरेक्शन पे होता है? नॉर्मल डायरेक्शन पे होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन पे नहीं होता। तो ये 2 डायमेंशन हो गया। ऐसे 3 डायमेंशन में भी देखोगे, अगर ये x डायरेक्शन है और ये y और z डायरेक्शन आपका ऐसा है ये, तो गैस का एटम या मॉलिक्यूल में जो चेंज आएगा, ठीक है, जैसे ये नोटबुक मैंने ये लिया है यहाँ पे ऐसा, ठीक है, तो गैस का एटम अगर जाके ऐसा कोलाइड होके ऐसा आ रहा है तो लीनियर मोमेंटम में जो चेंज है वो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट में आपको दिखाई देगा? एक्स कंपोनेंट में। वाई और जेड कंपोनेंट में चेंज नहीं आएंगे। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, हेलो, स्क्रीनशॉट लेने। रुक जा भी, हाँ फिर लेना। जैसे देख ये बॉल है ना, ये बॉल जैसे जाके यहाँ पे टकरा रही है ऐसी, तो टकरा के ऐसी आ रही है, ये गई, ये कोलाइड हुई, ये ऐसी आई। तो कौन सी वेलोसिटी चेंज हो रही है इसकी? नॉर्मल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये वाले डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन की नहीं होती, सिर्फ कौन से डायरेक्शन की चेंज होती है? नॉर्मल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होती है। मतलब कौन से डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज होता है? नॉर्मल डायरेक्शन का मोमेंटम इसमें चेंज होता है। समझ गए? यस सर। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ले लिए? यस सर। तो ये ध्यान रखना भैया, आगे अब कैलकुलेशन में यही यूज में आने वाला है। दिस इज पेज नंबर 3 है कि 4 है? 4।
देखो अभी हम एक क्यूबिकल कंटेनर इमेजिन कर रहे हैं यहाँ पे या ले रहे हैं। बाकी जो फार्मूला आएगा, फाइनल फार्मूला, वो किसी भी शेप के लिए वैलिड है, बट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम अभी क्यूबिकल कंटेनर इमेजिन कर रहे हैं इस पे। ये एक्स एक्सिस हो गया इधर पे, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, और जो साइड है वो एल के बराबर है। ये एक फेस हो गई यहाँ पे ऐसे, है ना, कंटेनर की। दिस इज एनी क्यूबिकल कंटेनर। तो ये क्या है यहाँ पे, इट इज क्यूबिकल कंटेनर। अब इस क्यूबिकल कंटेनर में बहुत सारे गैसेस के एटम्स भरे पड़े हैं, है ना। ये तो हम किसी ith एटम की बात करेंगे। ये गैस के एटम है, आइडियल गैस इसमें भरी हुई है। हम यहाँ पे किसी एक एटम की बात करते हैं। सपोज हमने ith एटम को कंसीडर किया यहाँ पे, दिस इज ith एटम। तो ये जो ith एटम है ये दीवार से टकराएगा जाके, और दीवार से टकराने के बाद यहाँ पे इसमें जो कोलिजन है ये इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। टकराने के बाद में ये इस तरह से रिटर्न होगा। समझ गए, ये इससे टकराया, इससे रिटर्न हुआ, ऐसा समझ गए कि नहीं? यस सर। तो फिर इक्वेशन कैसे आएगी? सो देयरफॉर यहाँ पे मैं लिख दूं चेंज इन मोमेंटम ऑफ ith एटम। ith मतलब ith मतलब कोई भी एक नाम दे दिया आप, xth ले लो, ith ले लो, तो जनरली हमने ith ले लिए, है ना। जैसे कोई भी एक एटम है, इसमें से किसी एक के लिए हम निकाल रहे हैं, फिर एक के लिए निकालने के बाद हम सम अप कर देंगे सभी के लिए। तो यहाँ पे कितने एटम्स हैं? यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर n एटम्स हैं, देयर आर n एटम। हम एक के लिए निकाल रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ith एटम। सो इट इज डेल्टा p वेक्टर विल बी गिवन बाय m into final velocity minus initial velocity and m into minus vx I cap plus vy j cap plus vz k cap and minus of m into vx I cap plus vy j cap plus vz k cap. So this will be change in momentum is minus 2 times m vx I cap. माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के कारण, क्योंकि आपने इस साइड को पॉजिटिव लिया है, ठीक है। तो ये एक एटम के मोमेंटम में चेंज है, ठीक है। ith एटम की वेलोसिटी आप किसके बराबर लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ ith एटम बिफोर कोलिजन विद दिस फेस। ये जो फेस है ना, ये मैं इसका नाम लिख दूं यहाँ पे, दिस फेस इज mn and rs फेज है, हाँ, ये mn and rs फेज। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ith एटम बिफोर कोलिजन इज vx I cap plus vy j cap plus vz k cap है। और कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी आएगी, कोलिजन के बाद में जो वेलोसिटी आएगी वो हो जाएगी माइनस vx I cap प्लस vy j cap प्लस vz k cap। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि ये डिस्कशन मैंने पहले ही बता दिया है। तो चेंज इन मोमेंटम इतना है, तो मोमेंटम एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है यहाँ पे। अगर ये जो ith एटम है इससे कोलाइड कर रहा है तो एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे मोमेंटम में चेंज हो रहा है, x डायरेक्शन पे। तो अभी ये यहाँ पे टकराया, तो इसी दीवार से ये दूसरी बार कितनी देर के बाद टकराएगा? तो देख सकते हो ये एटम यहाँ पर कोलाइड हुआ, यहाँ से इधर आया, और अगेन ये वाली दीवार पे फिर से कितनी देर में टकराएगा? तो यहां से जाने का डिस्टेंस L कवर किया, वापस आने का L कवर किया, तो अगेन इसी फेस पे ये कितनी देर बाद टकराएगा? सो टाइम इंटरवल, सो देयरफॉर टाइम इंटरवल बिटवीन कोलिजन विथ द सेम फेस मतलब MNRS फेस से टकराने के लिए फिर से कितना टाइम लगेगा? इसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? 2L।
भाई एक बार जाने का एल और फिर वापस आने का एल, तो डिस्टेंस कितना कवर हो गया, 2l कवर हो गया। कितनी स्पीड है यहाँ पे, स्पीड, क्योंकि ये वाले डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये vx कंपोनेंट है, तो vx कंपोनेंट से ही इधर जाएगा और vx कंपोनेंट से ही इधर आएगा। तो अगेन इसी फेस से टकराने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, 12 अपॉन vx के बराबर टाइम लगेगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया मैंने, डिस्टेंस कितना चल रहा है, 2l चल रहा है, और कितनी स्पीड से चल रहा है, ये वाले डायरेक्शन में जो स्पीड है इसकी वो कितनी है, vx है। इस डायरेक्शन की स्पीड vx है, इसलिए मैंने vx ही यूज किया कि भाई ये वाली दीवार पे टकराया है, यहां से जाए और यहां से फिर वापस यहां तक आए, कितना टाइम लग जाएगा उसको, 2l अपॉन vx। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो फिर टाइम इंटरवल आपने निकाल लिए, सो देयरफॉर फोर्स exerted by ith atom on face p on face m and r s, इस फेज पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो माइनस का साइन आप हटा सकते हो, एंड इट विल बी 2m into vx डिवाइडेड बाय इसके बराबर 2l अपॉन vx। तो सॉल्व करने पे ये 2 से 2 फैक्टर कैंसिल हो गया, m into vx स्क्वायर के बराबर एंड डिवाइडेड बाय l। ये एक एटम का फोर्स है इस दीवार पे। अब इस दीवार पे ऐसे कितने एटम्स टकरा रहे हैं, आई अकेला नहीं टकरा रहा, जे भी टकरा रहा है, के भी टकरा रहा है, बहुत सारे एटम इस पे टकरा रहे हैं। तो हमने एक एटम का फोर्स निकाल लिया, फार्मूला किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, एक एटम के फोर्स का, m into vx स्क्वायर अपॉन l। टाइम का कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे हम कैलकुलेशन में वो निकल गया है ना, ये साइज का काम आ गया, यहाँ पे साइज वाला पोर्शन आपका निकल के आ गया। तो एक एटम का आपने फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए, समझ गए? हेलो हेलो, समझ गए कि नहीं? एक एटम का फोर्स, कोई डाउट? हाँ, कोई डाउट है तो बोलो अभी। कैलकुलेशन बेस पे एक एटम का फोर्स आपने निकाल लिया कि एक एटम फेस m n r s पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो एक एटम का फोर्स आपका निकल के आ गया। ठीक है, समझ गया बेटा? सर वो डेल्टा पी के जगह पे आपने 2mvx लिखे हैं। हाँ हाँ सर, वो देखने क्लियर दिख रहा। वो चेंज हुआ ना मोमेंटम में, क्योंकि ये जो m n r s फेस है ना, ये x के परपेंडिकुलर है, और जो चेंज होगा वेलोसिटी में वो सिर्फ x डायरेक्शन पे होगा, y z में नहीं होगा वहां पे। अगर मान लो कोई एटम कौन सी वाली फेस पे टकरा रहा है, चलो मैं इनके नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, तो उसके मोमेंटम में चेंज आप देख सकते हो। देखो चलो हम नाम लिख देते हैं, O, फिर ये P, फिर मैं ऐसा लिख देता हूँ O P Q R S T, कुछ और नाम से लिखते हैं क्या अपन, O A B C D E F G, बस इतने ही है ना? हाँ ठीक है। अभी तो मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा विद द फेस, ये MNRS नहीं है, ये कौन सी फेस हो गई, इट इज BCDE फेस है ना? ठीक है, देखो अभी ये वाली दीवार पे टकराने वाले एटम के मोमेंटम में x डायरेक्शन में चेंज आएगा। अगर ये वाली दीवार से टकरा रहे हैं, ये वाली फेस से, ये कौन सी फेस हो गई, GFDE, ये वाली फेस से अगर कोई एटम टकरा रहा है तो मोमेंटम में चेंज कौन से डायरेक्शन में मिलेगा, ये वाली इससे टकराने वाले बाय में मिलेगा। वेरी गुड। और ये वाली इधर वाली जो फेस है, कौन सी वाली है अभी आपकी, A B D और G, ये वाली फेस, इसमें अगर कोई एटम टकरा रहा है तो उसमें किस डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आएगा, Z। अभी समझ गए कि नहीं? यस सर। ये वाली दीवार में टकरा रहा है इसलिए माइनस 2mvx, और अगर ये वाली दीवार से लेते अपन, ये वाली दीवार से जो एटम टकरा रहा है ये GFOA, इससे टकरा के लौट रहे, तो यहाँ पे मोमेंटम में चेंज कितना है, ये वाली दीवार से इस फेस से, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। नेगेटिव नहीं, फिर पॉजिटिव हो जाए ना, ये वाली दीवार में नेगेटिव vx है, हाँ सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन हो जाएगा। अभी समझ गया? यस सर। ये ऊपर वाली से टकरा के वापस नीचे आ रहा है, क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन आपका पॉजिटिव, तो यहाँ पे -2vx आएगा,
सॉरी माइनस टू वी बाय वाला बचेगा, और ये वाली जो नीचे वाली फेस है ये ओ ए बी सी, ये वाली फेस में अगर टकरा रहा है ये वाली, तो प्लस टू वी बाय बराबर है टू, समझ गए? Yes, इसमें sir. प्लस टू वी वाई वाला बचेगा ना रे, ये वाली फेस में कितना आएगा प्लस टू वी एक्स, ये वाली फेस में कितना माइनस टू वी एक्स, अभी समझ गए? यस सर। Yes, sir. तो एक एटम का अगर इस दीवार पे वो कोलाइड कर रहा है तो एक एटम कितना फोर्स लगा रहा है यहाँ पे एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल, समझ गए? हेलो? यस सर। ठीक है, अब हमने एक इनिशियल कंडीशन निकाल ली, अब हमारे लिए काम बहुत आसान हो गया कैलकुलेशन का। देखो अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस। Now this is page number 5, तो यहाँ पे लिख दूं मैं, so therefore force exerted by ith atom on face B C D E, एक एटम का जो फोर्स आ रहा है इट इज इक्वल्स टू, माइनस साइन नहीं ले रहा हूं मैं, इट इज स्मॉल एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल, माइनस साइन नहीं लिया हूं मैंने, है ना, क्योंकि दीवार पे जो फोर्स आएगा इसमें ये पॉजिटिव डायरेक्शन आएगा और एटम पे फोर्स इधर रहेगा एक्शन एंड रिएक्शन के कारण। तो एक एटम पे, आइथ एटम पे जितना फोर्स लगेगा उतना ही किस पे आएगा, दीवार पे आएगा। जैसे आप ये समझ लो, ऐसे ये गैस का एटम यहां से टकराया है और ये किस पे फोर्स है, ये वाला फोर्स है, ये एटम पे, और उसी के बराबर का फोर्स किस पे आएगा, दिस इज ऑन वॉल, और ये किस पे है, दिस इज ऑन एटम। समझ गए कि नहीं, एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये फोर्स किस पे है, वॉल पे, किसके कारण, एटम के कारण। ये फोर्स किस पे है, एटम पे, किसके कारण, वॉल के कारण, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। समझ गए? तो मैंने यहाँ पे माइनस साइन हटा दिया क्योंकि एक एटम पे जितना फोर्स लगेगा उतना ही वो दीवार पे फोर्स लगाएगा। तो आपने कंटेनर पे एक एटम के कारण फोर्स की वैल्यू लिख दी है, ठीक है, एक एटम इस कंटेनर की दीवार पे कितना फोर्स लगा रहा आपने ये कैलकुलेशन में बता दिया। समझ गए अभी कि नहीं? Yes, sir. हाँ, अभी हमें ये भी नहीं चाहिए, एल वाला पैरामीटर भी नहीं चाहिए, हमारे लिए काम का नहीं है यहाँ पे एल पैरामीटर, लेंथ वाला पैरामीटर काम का नहीं है। अभी Vx वाला जो पैरामीटर, इसको भी हम चेंज करते हैं क्योंकि गैस का जो एटम है रैंडम मोशन है, गैस का रैंडम मोशन होने के कारण वो एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है, और तीनों डायरेक्शन में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है गैस के एटम की वो कैसी है, किसी भी डायरेक्शन में जाने की, एक्स वाई और जेड, किसी भी डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी कैसी है, सेम है? Yes, sir. है ना, सेम है कि नहीं? जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और कोई रोड में कोई बच्चा है, आप सामने से जा रहे हैं, वो किस डायरेक्शन में जाएगा आप जज कर पाते हो क्या? No, sir. Accident. एक्सीडेंट ही होता है, मतलब डायरेक्शन आप जज नहीं कर पाते, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। वैसे गैस का कोई एटम है, जैसे ये कोई एटम है गैस का, अब ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में। तीन डायरेक्शन इसलिए बोल रहे हैं हम, एक्स वाई और जेड हमने ले लिया, तो तीनों डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, इक्वली प्रोबेबल इन ऑल द थ्री डायरेक्शन। तो यहां पे मैं लिखूंगा सिंस गैस एटम एट रैंडम मोशन, गैस का जो एटम है वो रैंडम मोशन पे, सो देयरफॉर इट इज इक्वली प्रोबेबल, मतलब Vx इज इक्वल्स टू Vy इज इक्वल्स टू Vz, मतलब ये जो तीनों कंपोनेंट हैं स्पीड के ये सेम होंगे, यहाँ पे तीनों कंपोनेंट आपके सेम होंगे। सो देयरफॉर जो ith कंपोनेंट है आपकी वेलोसिटी का, जब आप v वेक्टर लिखते हो, v वेक्टर इज vx स्क्वायर प्लस v, सॉरी
इट इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। ये तो वेलोसिटी है, हम स्पीड की बात कर लें तो स्पीड मतलब v का स्क्वायर मतलब वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, और ये तीनों आपके सेम है तो मैं इसको 3 टाइम्स वी एक्स स्क्वायर लिख दूं। दिस इंप्लाइज दैट वी एक्स स्क्वायर इज वी बाई 3 वी स्क्वायर बाई 3। तो आप x कंपोनेंट बोलने की जगह पे आप टोटल स्पीड से इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो ये जो फार्मूला आया है इस फार्मूले को आप रिप्लेस कर दोगे, इट इज m मास ऑफ वन एटम इनटू स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ दैट एटम अपॉन 3l। देखो ये जो फार्मूला था ना ये x कंपोनेंट के साथ में था, हमने उसको हटा दिया, x कंपोनेंट भी हटा दिया, अब हमने सिर्फ एटम की स्पीड पे ले आए इसको। तो एक एटम इस दीवार पे जो फोर्स लगा रहा है इट इज एम वी स्क्वायर अपॉन 3l के बराबर लगा रहा है। तो ये एक एटम का फोर्स आ गया। व्हाट इज वी है? स्पीड ऑफ दैट ith एटम। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. डाउट? तो हमने एक एटम के लिए फोर्स निकाल दिया उसकी स्पीड के साथ में। चलो अभी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होगी। अभी ये बताओ मुझे, ये जो एटम्स हैं क्या इन सभी की स्पीड एक जैसी है? No. No, sir. सभी की अलग अलग है। तो अगर मुझे यहाँ पर इस दीवार पे टोटल फोर्स निकालना तो क्या करेंगे बताओ? सभी एटम के फोर्स को ऐड speed add करते कर जाएंगे, देंगे। F1 प्लस F2 प्लस अप टू कहां तक? n तक। हाँ या ना? Yes, sir. है ना? ऐड करोगे ना, सभी के लिए निकालना, आपने एक के लिए निकाल लिया, आप सबके लिए निकालना तो ऐड करोगे। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे सबकी स्पीड एक जैसी नहीं है। अगर सबकी स्पीड एक जैसी होती तो क्या करते बताओ जरा? आप सीधे सीधे यहाँ पे n का मल्टीप्लाई कर देते। सबकी स्पीड एक जैसी, आप n का मल्टीप्लाई कर देते, काम खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे सभी की स्पीड एक जैसी नहीं है, और अगर सभी की स्पीड एक जैसी नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट n का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको सभी के लिए अलग अलग फोर्सेस की वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लो, बस पहुंच रहे हैं अपन फाइनल आंसर पे। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? Yes, सर sir. वहाँ पे माइनस साइन क्यों नहीं आया? माइनस साइन हटा दिया बेटा, डायरेक्शन के लिए था वो माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए था। ये वाला फोर्स की वैल्यू और ये फोर्स की वैल्यू तो एक ही है ना। यहाँ पे एटम पे जो फोर्स लग रहा है और वॉल पे जो फोर्स है वो सेम है, एक्शन रिएक्शन के कारण, बराबर है। तो माइनस साइन हमने इसलिए हटा दिए यहाँ से, वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए था यहाँ पे। ठीक है, देख अब ये जो फार्मूला आ गया, ये देख एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल वाला सिर्फ इस दीवार के लिए था तुम्हारा, या ये वाली दीवार के लिए। लेकिन ये जो फार्मूला बना दिया मैंने एम वी स्क्वायर अपॉन 3l वाला, ये इस दीवार के लिए भी वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है, इसके लिए भी, पीछे वाली के लिए, किसी के लिए भी, क्योंकि आप यहाँ पे टोटल स्पीड को यूज कर रहे हो। समझ गए? यस सर। तो आपने यहाँ पे किसी भी दीवार पे एक एटम के कारण फोर्स का फार्मूला निकाल लिया, किसी भी दीवार पे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो, बस फाइनल आंसर पे पहुंचने वाले हैं अपन। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। Done, sir. तो अब मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑल एटम्स। तो एक के लिए आपने निकाल लिया। मास देखो सभी का एक जैसा, गैस के एटम्स का, आइडियल गैस है एंड सभी गैस के एटम्स आइडेंटिकल है, सबका मास एक जैसा है। यहाँ पे मास अलग होगा तो डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। सो देयरफॉर टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑल मतलब n atoms on face BCDE है ना, टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स मतलब F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 अप टू कहां तक आ जाएगा Fn। तो पहले वाले के लिए फार्मूला हो जाएगा m, पहले वाले की स्पीड v स्क्वायर अपॉन l प्लस दूसरे वाले के लिए m इंटू v2 स्क्वायर अपॉन l अप टू कहां तक m इंटू vn स्क्वायर अपॉन l। समझ गए कि नहीं? ये फर्स्ट वाले के लिए हो गया। मान लो यहाँ पे n एटम थे, तो पहले वाले एटम ने इतना फोर्स लगाया, दूसरे ने इतना लगाया, तीसरे ने इतना लगाया और n ने इतना लगाया, सबको ऐड कर दिए। लेकिन यहाँ पे हम इस फार्मूले को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, मैं m अपॉन l को बाहर निकाल लेता हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर। हाँ या ना? अरे समझा कि नहीं?
यस सर। चलो एक जुगाड़ लगाते हैं अपन। एक जुगाड़ ये लगा दूं मैं, यहाँ पे डिवाइड करके n से डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, चलेगा कि नहीं? चलेगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक स्पेशल रिजल्ट आ गया इससे। एक स्पेशल रिजल्ट ये आ गया कि ये फार्मूला एक अलग उसमें रिड्यूस हो गया तुम्हारा। तो अभी मैं सीधे सीधे लिख दूं टोटल फोर्स विल बी, नहीं एक 3 फैक्टर भी तो था यहाँ पे, 3 फैक्टर, सॉरी ये 3 है। तो इट इज स्मॉल m, ये n को मैं साथ में लिख दूं n, और ये 3l है ही यहाँ पे। और अब ये फार्मूला आपका हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये बताओ ये कौन सी स्पीड है, ये कौन सा टर्म है यहाँ पे? v1 स्क्वायर प्लस RMS का स्क्वायर, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, स्क्वायर वेलोसिटी का एवरेज आ गया है ना, स्क्वायर वेलोसिटी का एवरेज आ गया ये। तो दिस इज द mn अपॉन 3l, ये है स्क्वायर वेलोसिटी, स्क्वायर का एवरेज आपने स्क्वायर कर दिए और उसका एवरेज निकाल लिया आपने। दिस इज स्क्वायर का एवरेज, और स्क्वायर के एवरेज को अगर आप रूट लगा के फिर स्क्वायर कर दो, तो मैं इसको ऐसा भी लिख दूं m अपॉन 3l इंटू यहाँ पे v स्क्वायर का एवरेज, और फिर रूट भी लगा दूं मैं, और फिर स्क्वायर कर दूं, तो क्या फर्क पड़ता है? रूट लगा के स्क्वायर कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा ना? नो सर। लेकिन ये एक नया टर्म बन गया बेटा, आरएमएस स्पीड वाला टर्म बन गया आपका। ठीक है, ये एक नया टर्म आ गया, मतलब फोर्स का फार्मूला फाइनली यू विल गेट m इंटू n, जो कि टोटल मास है, चलो बाद में लिख दे रहे हैं, अपॉन 3l, और ये वाला टर्म बन गया आपका VRMS स्क्वायर। तो अभी तो आइडिया आएगा होगा कि VRMS तक भी पहुंच गए। अब प्रेशर के लिए बस वॉल्यूम से रिप्लेस करना, तो फोर्स अपॉन एरिया किसकी इक्वल बनता है आपका? फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर, है ना, फोर्स अपॉन एरिया बन जाता है प्रेशर। तो स्क्रीनशॉट लो, बस खत्म होने वाला है सॉल्यूशन, बस 1 मिनट और स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिए? यस सर। देख अभी खत्म हो गया अभी हमारा। दिस इज पेज नंबर 6। तो फोर्स का फार्मूला आ गया आपका m इंटू n डिवाइडेड बाय 3l इंटू VRMS स्क्वायर, एंड फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू प्रेशर 3, it is m into n into VRMS स्क्वायर अपॉन 3l, और एरिया कितना? ये वाली दीवार का एरिया बताओ जरा, इस दीवार का एरिया किसके बराबर है? क्यूबिकल कंटेनर है तो l स्क्वायर, तो ये m into n into VRMS स्क्वायर अपॉन 3l क्यूब। व्हाट इज l क्यूब हियर? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो व्हाट इज द फाइनल फार्मूला? Final formula of pressure is 1/3 mn VRMS square upon volume। तो ये फार्मूला आ गया किसी भी शेप के कंटेनर के लिए, मतलब जरूरी नहीं कि क्यूबिकल कंटेनर हो, क्योंकि वॉल्यूम से मतलब हमें। तो ये फाइनल फार्मूला ऑफ द प्रेशर और एनी शेप ऑफ कंटेनर। ठीक है, समझ गए? हेलो, यस सर। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में। ओके बेटा, बाय बाय सर। बाय।